नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ में आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसानों की परेशानी का सबब बना गाजर घास, करे समय पर नियंत्रण। मशरूम का सह उत्पाद बनाए, अधिक लाभ कमाए। गाजर घास किसानों के लिए सिरदर्द बनी है। इससे फसलों के साथ ही पशु और खुद किसानों का भी काफी नुकसान हो रहा है। जी हां, खेतों के आसपास उगी गाजर घास न केवल इंसानों को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि दूसरी फसलों की पैदावार में भी 30 से 40% कम कर देती है। ये खरपतवारों में सबसे विनाशकारी खरपतवार है, जो कि तेजी से फैल रही है। ऐसे में इसका समेकित नियंत्रण करना ही एकमात्र उपाय है, जिसके बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर DK राय। गाजर घास यानी पार्थेनियम को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों जैसे कांग्रेस घास, सफेद टोपी, चटक चांदनी, गंधी बूटी आदि से जाना जाता है। और ये जो है इसका साइंटिफिक नाम पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस है और एक पौधे में से 1500 से लेकर के 5000 बीज का उत्पादन होता है और ये बहुत तेजी से बढ़ता है और काफ़ी क्षेत्र को आच्छादित कर लेता है। पहले तो ये सड़क के किनारे और रिहायशी एरिया और बगीचा, स्कूल के मैदान में मिलता था, लेकिन ये अब धीरे धीरे अपना पैर जो है फसल के खेत में फैलाने लगा है और फसल को काफ़ी उससे क्षति होती है। इससे जो है पर्यावरण प्रदूषित भी होता है और आदमी और जानवर के स्वास्थ्य को हानि भी पहुंचाता है। पार्थेनियम से दमा की बीमारी, त्वचा संबंधी बीमारी और हाई फीवर भी होता है। यदि जानवर इसको ज़्यादा खा ले तो वो जानवर मर भी सकता है और दूध जानवर का जो है थनैल बीमारी जो है वो भी होता है। किसी फसल में यदि इसका प्रभाव आ गया है तो ये 15 से लेकर के 80% तक फसल का उत्पादन में क्षति ला सकता है। किसान भाइयों, अपने देश में हानिकारक खरपतवार गाजर घास के कारण फसल उत्पादन में भारी गिरावट के साथ साथ इसकी उपस्थिति के कारण मनुष्य तथा पशुओं में कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। गाजर घास की गंभीर समस्या को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि इसके नियंत्रण के लिए सटीक तरीकों को सामूहिक रूप से समय पर अपनाया जाए, जो इस प्रकार से हैं। इसके लिए हम लोग जो है फूल आने के पहले इसको उखाड़ करके और या तृणनाशी दवा का उपयोग करके नियंत्रण करना आवश्यक रहता है। हाथ में ग्लव्स पहन करके और उसको उखाड़ करके फेंकते हैं जहाँ भी रहे और केमिकल विधि में जिस फसल का रहता है उसमें हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। उससे इसका नियंत्रण जो अनुशंसित तृणनाशी दवा है उसका उपयोग करते हैं, जिससे इसका नियंत्रण होता है। इसके लिए हम लोग पार्थेनियम अवेयरनेस वीक पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं। यह 16 से 22 अगस्त के बीच में प्रत्येक साल मनाया जाता है। पार्थेनियम का ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है, वहाँ गेंदा का फूल, कैसिया तोड़ा, कैसिया सिरसिया इस सब का पौधा भी लगाते हैं वहाँ वो, और इसको उखाड़ करके इसका उपयोग भी किया जा सकता है। इससे वर्मी कंपोस्ट बनाया जा सकता है और जो हार्मफुल है उसको यूजफुल वेस्ट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसके नियंत्रण हेतु हम सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करना होगा। गांवों, शहरी कॉलोनियों, किसानों, विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने आसपास की भूमि को गाजर घास मुक्त रखें। गाजर घास को जैविक तरीके से नियंत्रण के लिए मैक्सिकन बीटल, जिसे जाइग्रोग्रामा
बाइकोलाराटा नामक कीट छोड़ने से इस घास पर काफी नियंत्रण पाया जा सकता है। यदि अपने देश से यह गाजर घास खत्म हो जाएगी तो फसलों से अधिक उत्पादन ले ही पाएंगे, साथ ही मनुष्यों एवं पशुओं में होने वाली बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाएगा और हमारा पर्यावरण हमेशा सुरक्षित रहेगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। प्रदेश के किसान अब खेतीबाड़ी के साथ ही मशरूम की खेती करने लगे हैं, जिससे वे अच्छा लाभ भी कमा रहे। लेकिन अभी प्रदेश के लोगों में मशरूम के उपयोग के प्रति जागरूकता की कमी है और इसके चलते कभी कभी मशरूम की बिक्री समय पर नहीं हो पाती। ऐसे में नुकसान से बचने के लिए किसान मशरूम के सह उत्पाद बनाकर बाजार में बेच सकते हैं और लंबे समय तक इन्हें सुरक्षित भी रख सकते हैं। आइए इस बारे में अधिक जानकारी लेते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दयाराम से। एक पौष्टिक स्वस्थ आहार के रूप में मशरूम का प्रयोग विश्व भर में प्रचलित है। इसमें उच्च कोटि की प्रोटीन, प्रचुर मात्रा में खनिज लवण, खाद्य रेशा एवं विटामिन पाए जाते हैं और आवश्यक अमीनो एसिड भी संतुलित मात्रा में होते हैं। नगण्य कोलेस्ट्रॉल एवं क्षारीय प्रकृति के कारण मशरूम को एक उत्तम खाद्य पदार्थ की श्रेणी में रखा गया है। भारत जैसे विकासशील देश की पोषण सुरक्षा हेतु दैनिक आहार में मशरूम को सम्मिलित करना अति आवश्यक है। मशरूम जो ओयस्टर मशरूम है उसकी बिक्री होती है, क्योंकि आज 3500 टन वार्षिक उत्पादन पहुंच गया है। परंतु बटन मशरूम जब मार्केट में आता है तो ओयस्टर की बिक्री प्रभावित हो जाती है। आज भी हमारे देश में मशरूम का प्रयोग काफी कम होता है, जबकि ये एक उत्तम आहार है। ऐसे में किसान अब मशरूम के सह उत्पाद बनाकर इसे बेच सकते हैं और रोजगार के साथ साथ लोगों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करा सकते हैं। इस दिशा में विश्वविद्यालय ने अनुसंधान करके इसको सुखौता बना करके इसके पाउडर से विभिन्न उत्पाद तैयार करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसमें जैसा आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मशरूम मिनी समोसा, मशरूम बिस्किट, मशरूम नमकीन, मशरूम अचार, मशरूम लड्डू, मशरूम सेवई, मशरूम बड़ी, मशरूम भुजिया इत्यादि उत्पाद पर काम चल रहा है, जिनका विधिवत पैकेजिंग किया गया है और इसकी अच्छी खासी डिमांड है। इस दिशा में अब विश्वविद्यालय इसको कमर्शियल यानी व्यावसायिक स्तर पर इसके उत्पादन पर विचार कर रहा है। सुखाकर सुरक्षित रखना। मशरूम में अधिक नमी होने के कारण सूक्ष्म जीव एवं रासायनिक प्रक्रियाओं में वृद्धि हो जाती है। मशरूम को सुखाकर इन प्रक्रियाओं को कम किया जा सकता है। धूप में सुखाना किसानों के लिए उचित तकनीकी है। सुखाने से पहले मशरूम को उपचारित किया जाता है। इस प्रक्रिया को ब्लोचिंग कहते हैं। इसमें मशरूम को गर्म या उबले पानी में या फिर रसायन में कुछ मिनटों के लिए रखा जाता है। इस प्रक्रिया से मशरूम साफ हो जाता है और सतह पर मौजूद सूक्ष्म जीवों को कम कर देता है। रासायन में संरक्षण। खाद्य संरक्षण के लिए अनेक रसायनों का उपयोग किया जाता है। इनको बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। ये खाद्य का स्वाद, दिखावट व बनावटी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं और लंबे समय तक खाद्य को सुरक्षित भी रखते हैं। नमक, चीनी, एसिटिक अम्ल, सिरका और मसालों से निकले हुए तेल भी खाद्य को संरक्षित करने में मदद करते हैं। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य रसायन है जो कि मशरूम प्रसंस्करण में उपयोग किया जाता है। मशरूम को निकालने के बाद कांच की बोतलों में 0.2% एसिटिक एसिड, 0.1 पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड एवं 5% नमक के घोल में रखें। इस विधि द्वारा मशरूम को 3 महीने तक संरक्षित किया जा सकता है।
बहुत ही अच्छे परिणाम आए हैं। मशरूम उत्पादन से बेरोजगारी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी मशरूम उत्पादन जो है आज आय और रोजगार का एक साधन बन गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसके प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं तो इसमें 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र, सीहोर, ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है। सोयाबीन की उन्नत जातियों की बोनी करें, जैसे RVS 14, RVS 24 एवं RVS 18, JS 2034, JS 2029, JS 2098, JS 9305, JS 9560, JS 9752, JS 2069 आदि। इसके लिए सीड कम फर्टी सीड ड्रिल का प्रयोग किया जा सकता है। मक्का की जल्दी पकने वाली किस्में जैसे JM 8, JM 12 आदि कतार से कतार विधि से बोनी करें। अरहर की उन्नत जातियां जैसे TJT 501, जवाहर अरहर 4, आशा, JKM 7 एवं 189 आदि बोएं। सोयाबीन एवं अन्य दलहनी फसलों के बीजों की राइजोबियम कल्चर 5 ग्राम, PSB 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार कर जल निकास की व्यवस्था कर बुवाई करें। धान की उन्नतशील जातियां शीघ्र पकने वाली जैसे JR 345, JR 201, पूर्णिमा तथा मध्यम अवधि की IR 64, IR 54, माधुरी, क्रांति, महामाया, पूसा, बासमती आदि का रोपा डालें। धान की रोपाई वाले कुल क्षेत्र के लगभग 1/10 भाग में नर्सरी तैयार करें। इसके लिए मोटा धान वाली किस्मों की मात्रा 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या पतला धान की किस्मों की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज डालें। कि स्वचालित धान रोपाई मशीन से रोपाई करने के लिए मैट टाइप नर्सरी डालें। वर्षाकालीन सब्जियों के हेतु पौधा तैयार करें। नर्सरी तैयार होने के उपरांत मिर्च, बैगन और फूल गोभी की रोपाई करें। कद्दू वर्गीय, लौकी, करेला इत्यादि बेल वाली फसलों को बाड़ी में लगाएं। किसान भाइयों को सलाह है कि साग सब्जी लगे खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। अदरक, हल्दी, भिंडी एवं बरबटी की निंदाई गुड़ाई करें। नए फल वृक्षों को लगाने का कार्य आरंभ करें। केले के पौधे की रोपाई का कार्य आरंभ करें। बगीचों के निकास नालियों की मरम्मत कर ठीक कर लें। पशुओं को साफ पानी पिलाएं। गलघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाने हेतु मवेशियों का टीकाकरण करवाएं। पशुपालक नालियों की सफाई पर विशेष ध्यान दें। 4 माह से अधिक उम्र की बकरियों को गोटप्लेट रोग से बचाने हेतु टीकाकरण करवाएं। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर, दूसरा टीका R2V 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव अमरोल, जिला ग्वालियर के जितेंद्र कुमार ने। आपने मूंगफली की उन्नत बुवाई पर जानकारी चाहिए है, तो जितेंद्र कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। खरीफ की अगर
फसलों की जब हम बात करते हैं तो मूंगफली की जो खेती है हमारे किसान भाई बहुतायत में करते हैं और ये एक प्रमुख रूप से तिलहनी फसल है जिसका कि हमारे किसान भाई बहुत अच्छे से इसकी खेती करते हैं। लेकिन कुछ खास बातें जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, अगर हम उन्नत प्रजातियों की चयन की जब हम बात करते हैं तो कुछ खास प्रजातियां हैं जो किसान भाइयों को अपनाना चाहिए। उसमें सबसे पहली किस्म जो आती है वो है मुक्ता। ये लगभग इसका उत्पादन 20 से 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है और इसकी लगभग जो अवधि हम कहेंगे या इसका 120 से 125 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। इसका एक विशेष गुण है मुक्ता जो हमारी उन्नत किस्म है, इसमें टिक्का व अंगमारी जो रोग लगता है उसकी प्रतिरोधक है ये किस्म। इसके साथ ही GG7 जो किस्म है ये लगभग 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमारी उपज देती है और 100 से 105 दिन थोड़ा सा जल्दी पक जाती है और इसमें भी टिक्का व अंगमारी जो रोग लगते हैं उसकी प्रतिरोधक क्षमता इसमें पाई जाती है। इसके बाद ICGB 86590 ये 25 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर, साथ ही जो अवधि है लगभग 200 से 210 ये ज़्यादा समय लेती है और इसमें रस्ट या अंगमारी रोग जो है उसकी प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा हमारी एक किस्म और है JGN 23 कह सकते हैं, 15-20 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज है और 95 से 100 दिन में ये इसकी उपज प्राप्त हो जाती है। ये सबसे जल्दी पैदा उत्पादन देती है और इसकी जो एक क्षमता है, ये विशेष गुण है वो है सूखा प्रतिरोधक क्षमता। ये सूखा प्रतिरोधक की क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा एक किस्म है JL24 जो कि 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है और अवधि जो है इसकी 105 से 110 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। इसमें लीफ स्पॉट बीमारी जो होती है उसको सहन करने की इसमें शक्ति पाई जाती है इस किस्म में। इसके अलावा TKG19 जो कि बहुतायत में हमारे किसान भाई लगाते हैं, इस किस्म की जो उपज है वो 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर आती है और इसकी जो उपज है लगभग 110 से 120 दिन में हमें प्राप्त हो जाती है। इसमें भी लीफ स्पॉट एवं गेरुआ की जो समस्या आती है हमारी इस फसल में उससे प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। इस प्रकार से हमारी जो बताई हुई उन्नत किस्में हैं, किसान भाई इनका इस्तेमाल करें। कुछ खास बातें जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जैसे खेत की तैयारी। खेत की तैयारी के लिए आपको चाहिए कि आप सबसे पहले कल्टीवेटर के माध्यम से 2 बार उसकी जुताई करें और क्रॉस रोटावेटर 1 बार चलाकर खेत की मिट्टी को अच्छी भुरभुरी बना लें और कि जब हम खेत तैयार कर रहे हैं उसके पहले खेत में किसी भी प्रकार की पुरानी फसल का अगर कोई अवशेष वगैरह है तो उसको खेत से बाहर निकाल दें और उसको नष्ट कर दें। इसके अलावा किसान भाई एक विशेष बात का ध्यान रखें कि जब भी हम मूंगफली की खेती करते हैं तो मूंगफली की खेती ऐसी ज़मीन में करना चाहिए या ऐसी भूमि में करना चाहिए जहां जल भराव की स्थिति ना बनती हो। किसान भाइयों, मूंगफली की फसल में हम खाद एवं उर्वरक की जब बात करते हैं तो आपके पास जैविक रूप से अगर गोबर की खाद आसानी से उपलब्धि है तो आप इनका इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके इस्तेमाल से आपकी ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो अच्छी बढ़ेगी। मूंगफली की अच्छी पैदावार के लिए असिंचित फसल में 10 किलोग्राम नत्रजन एवं 30 किलोग्राम फास्फोरस तथा सिंचित फसल में 20 किलोग्राम नत्रजन एवं 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बेसल डोज के रूप में बुवाई के समय खेत में उड़ कर देवें। इसके अतिरिक्त 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिप्सम भी देवें। इस बात का ध्यान रखें कि प्रति हेक्टेयर लगभग 60 से 70 किलोग्राम हमें मूंगफली का प्रमाणित बीज जो है उसका उपयोग करना चाहिए और बुआई करना चाहिए। बुआई के पहले एक विशेष बात, बीजोपचार हमें ज़रूर करना चाहिए और इसके लिए हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे ट्राइकोडर्मा विरिडी जो होता है, जो फफूंदनाशक है, इसकी लगभग 4 से 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से इसको अच्छी तरीके से बीजोपचार करें और इसके बाद इनको बोएं तो आपको विभिन्न प्रकार की खेत में जो फफूंद वाली बीमारियां हैं उससे आपकी फसल की प्रारंभिक स्थिति में बचाव होगा। जब भी आप बुआई करें तो बुआई हमेशा लाइन में करें और मेड़ बनाकर करें। और जो हम बुआई करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, जो लाइन से लाइन की दूरी है वो लगभग 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर और जो हमारी गहराई है बीज की बुआई की वो 5 सेंटीमीटर के लगभग होनी चाहिए ताकि अंकुरण में समस्या ना आए। मूंगफली के खेत को कम से कम 1 माह तक खरपतवारों से मुक्त रखना आवश्यक है। इस हेतु परिस्थिति अनुसार यथोचित क्रिया अपनाएं। बुआई के 30-35 दिनों बाद झुमका किस्मों के पौधों पर मिट्टी चढ़ाएं। फसल में फूल आते समय, सुइयां एवं फलियां बनते समय भूमि में यथोचित नमी का रहना आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखकर सुविधा होने की स्थिति में 2 से 3 सिंचाई करें।
आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक